Hello everyone, I am Shashank and you guys are watching iSharky. So guys, in today's video we are going to discuss Article 12. So what is state? So पहले के ज़माने में क्या होता था, जो राजा होते थे वो अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने पीपल के लिए उनके राइट्स एंड लिबर्टीज़ को रिकग्नाइज करते थे। ये राइट्स एंड लिबर्टीज़ एज अ एश्योरेंस वर्क करते थे ताकि उनकी जो लिबर्टी है, उनके राइट को छीना न सके। सो सेम कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट में भी, जिसमें स्टेट को ऐसे रूल्स बनाने से रोका जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हों, जिससे हम स्टेट को सू कर सकें। सो अब यही क्वेश्चन होता है, व्हाट इज स्टेट, कि हम किसको सू कर सकते हैं, कौन स्टेट है, कौन स्टेट नहीं है, हाउ टू फाइंड आउट हु इज स्टेट। सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज स्टेट। सो ये एक फंडामेंटल राइट है जो गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 स्टेट। सो स्टेट की डेफिनेशन में ये 4 पॉइंट आते हैं, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज द अदर अथॉरिटी एंड फोर्थ वन इज लोकल अथॉरिटी। सो अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं भी होते तो भी ऑब्वियस है कि शुरू के 2 पॉइंट ये तो स्टेट होते ही, लेकिन द एम्बिगस पार्ट इज पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, द लोकल अथॉरिटी एंड द अदर अथॉरिटी। हाउ टू डिटरमाइन कौन सा बॉडी लोकल है और कौन सा बॉडी अदर अथॉरिटी है। जो लोकल अथॉरिटी है वो डिफाइन करा गया सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, जिसमें हमें म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत, ये जो बॉडीज होती हैं ये आती है लोकल अथॉरिटी में। जो भी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं वो होती हैं लोकल अथॉरिटी। अब बात करते हैं अदर अथॉरिटी की, तो इसके में लेता हूँ एक केस लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। अब इस केस में पूछा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जिसे बनाया गया मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर, क्या वो स्टेट होगा। तो इसमें कहा गया, द टर्म अदर अथॉरिटी यूज इन आर्टिकल 12 शुड बी एडजस्टम जनरस which means of same kind with the government or legislature. The other authority should derive its color from the preceding 3 authorities under Article 12. और इसमें ये भी कहा गया, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होती हैं वो स्टेट नहीं होती क्योंकि उनका गवर्नमेंटल या सॉवरेन नेचर नहीं होता। बट जो एडजस्टम जनरस वाली अप्रोच है उसको क्वाश कर दिया गया था इन उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एडजस्टम जनरस वाली अप्रोच है ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे, ये है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट एक न्यू क्राइटेरिया बनाने का सोचती है। इसमें कहती है कि अगर कोई बॉडी जिसे किसी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया गया है, सो ये काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है कि उस बॉडी के पास बहुत सारी पावर्स भी आ जाती हैं कि जिससे वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सके। और अगर ऐसी कोई भी बॉडी कि जिसके पास इतनी पावर है तो उसे अदर अथॉरिटी मानना चाहिए। एंड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो बॉडी है वो गवर्नमेंट या सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करे या ना करे, वो किसी भी नेचर की हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो भी स्टेट होंगी। अब नेक्स्ट केस है सुखदेव वर्सेस भगत राम। अब इस केस में पूछा गया कि वो अथॉरिटी जिसे बनाया गया अंडर गवर्नमेंट एक्ट, लेकिन उनका काम प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन वो वर्क करती हैं एज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक ONGC, LIC, IFC। सो क्या ये स्टेट होंगी। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इन्हें स्पेशल स्टेट्यूट के अंदर बनाया गया है और ये भी अदर अथॉरिटीज में स्टेट होंगी। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में, RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ टेंडर इनवाइट करती है, लेकिन किसी डिस्क्रिमिनेटरी रीजंस की वजह से RD शेट्टी का जो टेंडर है वो अप्रूव नहीं होता है। सो इस केस से पूछा गया, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या वो स्टेट है भी या नहीं। अगर वो स्टेट नहीं है तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट के वोल्यूशन को सवाल उठता ही नहीं है। तो इस केस में कहा गया कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसे सेटअप किया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट है। एंड इसमें ये भी ऑब्जर्व करा गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉट ऑफ पावर विच दे वर एक्सरसाइजिंग ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। And also the central government was empowered to appoint the chairman, other members, and even the entire capital amount which was needed for establishment of International Airport Authority was invested by the central government. So जो central government थी वो उस airport authority की management को transfer करने के लिए भी empowered थी। So here the government has the degree of control and the extraordinary power. And in this case it was seen the central government had a high degree of control, extraordinary power, financial support and assistance. So here it was said, yes, the International Airport Authority was a state under other authorities. So the next case is Som Prakash versus Union of India. So इसमें कहा गया भारत पेट्रोलियम which was incorporated under Companies Act is also an instrumentality of state and this will come under the other authority. So this case is also important because it gives 5 important criteria whether authority is a state or not. Let's see. So the first point, the financial resources of state being the chief funding source. So it's necessary the chief funding source must be the state. And second one, functional character being government in the sense. So it is also again important point that government should play the essential factor in functioning of the authority. Then third one, plenary control residing in government.
And fourth, prior history of same activity being carried out by the government and made over to new body. And the fifth, some element of authority or command. So next case is Ajay Hasye versus Khalid Mujib. So this is also a very important case, and in this case we got our the determining test, whether a body is acting like instrumentality or agency of the state. So those body will be considered as state. So what held in that case was whether a body is acting like instrumentality or agency of the state. So those body will be considered as state. This case gave us 6 determining tests which help us to identify whether a body is a state or not. First, the entire share capital is held by the government. Second, financial assistance. Third, monopoly status. Fourth, deep and pervasive state control. Fifth, function of corporation. Sixth, a department of government is transferred to corporation. सो आई होप अब आपको आर्टिकल 12 यानी कि स्टेट अब क्लियर होगा. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. एंड ऑल्सो मैंने इससे पहले आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 19 एंड यस आर्टिकल 20, 21, 22 मैंने इन सब पे भी वीडियो बना दी है. आपको उन सभी वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा. और आपको उन वीडियो से या आपको इस वीडियो से या आपको किसी और टॉपिक से कुछ कोई क्यूरी हो या आपको कोई टॉपिक समझ में ना आता हो, बेसिकली आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड आई होप आपको ये जो स्टेट है वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, बी फोकस्ड.